जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 4 फरवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और अब बीजेपी के लीडर यमुनाम खेमचंद सिंह वहां के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई है मणिपुर के, तो उसमें विधायक दल के नेता कौन चुने गए हैं? यमुनाम खेमचंद सिंह, और ये मणिपुर के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के उस समय के चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 12 फरवरी 2026 को ये राष्ट्रपति शासन खत्म होने जा रहा था और उससे पहले बीजेपी को वहाँ पर सरकार बनानी थी, क्योंकि पहले से भी उनकी सरकार थी। अब राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले उन्होंने सरकार बना ली है और यमुनाम खेमचंद सिंह वहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार का कार्यकाल 2027 तक रहेगा। बीजेपी के वहाँ पर 37 विधायक हैं और बाकी अन्य पार्टियों के जैसे एनपीएफ के 5 हैं, कांग्रेस के 5 हैं, जेडीयू के 1 विधायक है। तो इस प्रकार से बीजेपी को वहाँ पर बहुमत है। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा वहाँ पर 31 है। मणिपुर के बारे में बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यमुनाम खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री हैं। अजय कुमार भल्ला राज्यपाल हैं। विधानसभा की 60, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं। यहाँ पर एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और प्रमुख झील है लोकटक झील। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। इसका आयोजन कौन करता है? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी UICC के द्वारा इस दिवस को मनाने का काम किया जाता है। साल 2000 से ये दिवस मनाया जा रहा है। 2026 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। कैंसर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करते हैं, जैसे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस इंडिया में 7 नवंबर को मनाया जाता है मैरी क्यूरी की जयंती पर। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जागरूकता दिवस ये 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस 8 मई को। विश्व सिर और गर्दन कैंसर दिवस 27 जुलाई को। बाल कैंसर जागरूकता माह सितंबर में और स्तन कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर में मनाया जाता है। फरवरी माह के भी कुछ इंपॉर्टेंट डे एक बार रिवाइज करते हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस मनाया जाता है। वहीं 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और समर्पण दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जयंती या राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी 20 फरवरी को ही मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा यंत्रा इंडिया लिमिटेड। तो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है यंत्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी, तो इसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस कंपनी को यह दर्जा प्रदान किया गया है और यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मतलब यह है कि यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिलने से सरकारी कंपनियों को 500 करोड़ का निवेश बिना सरकारी मंजूरी के करने की वित्तीय स्वायत्तता मिल जाती है। यानी अगर किसी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिलता है तो इसके बाद वो कंपनी 500 करोड़ तक का निवेश बिना सरकारी मंजूरी के कर सकती है।
दोस्तों, यंत्र इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये नागपुर में स्थित है और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। 1 अक्टूबर 2021 को इसकी स्थापना हुई थी और यह तोपखाने, गोला बारूद और बख्तरबंद वाहन बनाने का काम करती है। हाल ही में किन कंपनियों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है तो MIL, AVNL, IOL और ग्रिड इंडिया और CEL और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तो इन्हें अभी हाल ही में कुछ समय पहले मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है। हाल ही में पर्वतारोही कबाक यानो ने किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा माउंट एकोनकागुआ। तो अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं कबाक यानो, तो इन्होंने हाल ही में माउंट एकोनकागुआ के शिखर पर अपनी चढ़ाई पूरी की है, यानी सफलतापूर्वक उन्होंने चढ़ाई पूरी की है। अगर हम बात करें माउंट एकोनकागुआ की, तो यह अर्जेंटीना देश में स्थित है, चिली की सीमा के पास है और ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 6,961 मीटर या 22,838 फीट। यह हिमालय के बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत और पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध का सर्वोच्च शिखर है। इसे पत्थर का प्रहरी भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की अगर हम बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। K2 उसके बाद है, ये काराकोरम में स्थित है। कंचनजंगा है, फिर इसके बाद लेहोत्से और फिर मकालू। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। तो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया था। 28 से 31 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन हुआ है। थीम क्या थी? तो भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, ये इसकी थीम थी। इसमें 20 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था और 150 से अधिक प्रदर्शक इसमें शामिल हुए थे और कुछ प्रमुख एयरलाइंस भी इसमें शामिल हुई थी। जिसमें दोस्तों, ये जो विंग्स इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं इनका प्रदर्शन हुआ और हेलीकॉप्टर, इन सभी का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था और बहुत सारे एयर शो भी यहाँ पर आयोजित किए गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि एविएशन से ही जुड़े हुए हैं। जैसे सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है, ये 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का कुछ समय पहले उद्घाटन हुआ है। प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चाइना के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया था। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख के न्योमा में बनाया गया है। गुवाहाटी हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्व उत्तर का पहला एयरपोर्ट बना है। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अभी जो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत की रैंक क्या थी और टॉप पर कौन सा देश था। अगला क्वेश्चन है, 2026 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्राफोर्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा वीरभद्रन रामनाथन को। तो भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक हैं वीरभद्रन रामनाथन, तो उन्हें क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है और इस पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। काफ़ी बड़ा पुरस्कार है और यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ग्लोबल वार्मिंग, सुपर पॉल्यूटेंट्स और वायुमंडलीय ब्राउन क्लाउड्स पर उनके शोध के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों, रामनाथन ने 1975 में नासा में कार्य करते हुए ये खोज की थी कि जो CFC होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 10,000 गुना अधिक गर्मी को सोखती है। तो ये खोज उनके द्वारा 1975 में की गई थी। महत्वपूर्ण पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। जैसे ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक
नरेशन और स्टोरी टेलिंग का अवार्ड दलाई लामा को प्रदान किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का अवार्ड महाराष्ट्र को मिला है। अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला को। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को मिला है। गोल्डन ग्लोब 2026 बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड हैंडमेड को मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को मिला है, ये क्रिकेटर हैं। 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 शुभम अवस्थी को मिला है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जय साय को मिला है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है हरियाणा थंडर ने। तो दोस्तों, हरियाणा थंडर ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स की टीम को हरा करके प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं तुरान बायरामोव, जो कि दिल्ली दंगल वॉरियर्स के रेसलर थे। टूर्नामेंट में सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं चंद्रमोहन ने, जो कि पंजाब रॉयल्स की तरफ से खेलते थे। प्रो रेसलिंग लीग की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, और जिस प्रकार से क्रिकेट में IPL होता है, ठीक है, और महिलाओं का WPL होता है, उसी प्रकार से रेसलिंग का ये प्रो रेसलिंग लीग होता है। इसी प्रकार से प्रो कबड्डी लीग होती है। तो ये रेसलिंग की एक लीग है और भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा इसको 2015 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन हेयर ऑफ किस संगठन के द्वारा समर्थित है? तो बलूच लिबरेशन आर्मी। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में एक स्टेट है जिसका नाम है बलूचिस्तान। तो वहाँ पर एक संगठन है जिसका नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी। उसके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन हेयर ऑफ, ठीक है, यानी BLA का समर्थन है ऑपरेशन हेयर ऑफ को। तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तानी सुरक्षा और प्रशासनिक संरचनाओं पर दबाव डालना, और यह बलूचिस्तान में स्वतंत्रता के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष का एक पार्ट है। ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो बलूचिस्तान क्या है कि वो अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। तो जो उनका स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा है, उसी का एक पार्ट है ऑपरेशन हेयर ऑफ। तो इसमें जो पाकिस्तानी सेना है उसकी चौकियों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। बात करें अगर हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, तो इसका गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। यह संगठन अलग देश की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहा है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कब कब विद्रोह हुए हैं? तो पहला विद्रोह हुआ था 1948 से 50 तक, फिर 58 से 60 तक, फिर 62 से 63, फिर 73 से 77, और अब 2005 से लगातार ये जारी है। अब बलूचिस्तान है कहाँ, इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का ही ये पार्ट है बलूचिस्तान। तो ये बलूचिस्तान अपने आप को एक स्वतंत्र देश की मांग कर रहा है, यानी कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र किया जाए, इसकी वो मांग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने हाल ही में CSIR NIO की नई तटवर्ती प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विशाखापत्तनम के एन दादा में किया है। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने विशाखापत्तनम के एन दादा में CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। और ये जो प्रयोगशाला स्थापित की गई है, यह बंगाल की खाड़ी में समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देगी। बात करें अगर हम CSIR की, तो इसका पूरा नाम है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों में ये कार्य करता है, रिसर्च करने का ये काम करता है। पूरे देश में इसकी 47 प्रयोगशालाएं हैं। बात करें अगर हम राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की ये एक प्रयोगशाला है जो कि गोवा में स्थित है। मुंबई, कोच्चि
और विशाखापत्तनम में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह संस्थान हिंद महासागर में अनुसंधान करता है और NIO की स्थापना 1966 में हुई थी। माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 पहल का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने 2 फरवरी 2026 को माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो देश के युवा हैं उनको जो बजट आया है 2026-27 का, उसके बारे में समझ पैदा की जाएगी। तो इसमें क्विज और निबंध के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और युवाओं को अवेयर किया जाएगा बजट 2026 से। तो आपको याद रखना है कि माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर बजट की बात हुई है तो बजट के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारी है वो डिस्कस करते हैं। तो बजट क्या होता है? तो बजट में सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना खर्च करेगी, उसको कितनी आय होगी, इसका लेखा जोखा बताती है। भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, यानी कि बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है हमारे संविधान में, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 112 है, ये अनुच्छेद केंद्र सरकार के बजट से संबंधित है और इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराएंगे। भारत का पहला बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट उस समय के वित्त मंत्री RK शनमुखम चेट्टी के द्वारा 1947 में पेश किया गया था। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। फिर 2017 में रेल बजट को आम बजट में ही शामिल किया गया था। सबसे अधिक बजट प्रस्तुत किया है मोरारजी देसाई ने 10 बार, फिर उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने 9 बार। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में पेश किया था। भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी। इन्होंने 1970 में पेश किया था। भारत का पहला डिजिटल या पेपरलेस बजट 2021 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। चमड़े की थैली की जगह कपड़े में बजट कब लाया गया था? 2019 में। सबसे लंबा बजट भाषण दिया था निर्मला सीतारमण जी ने 2020 में, 2 घंटे 42 मिनट का ये भाषण था। सबसे छोटा भाषण पूर्व वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में दिया था। मात्र 800 शब्दों का ये बजट भाषण था। तो दोस्तों, ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसमें लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज बाय प्रभाकर सर वाला ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन पर जाएं तो आप लुसेंट का जो कोर्स है वो खरीद सकते हैं। अभी इसमें ऑफर चल रहा है। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है और ये सभी टॉपिक आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। इसमें फ्री क्या मिलेगा? तो 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का करेंट अफेयर्स का टेस्ट और 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ही राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। तो इसको जा करके प्राप्त कर लें। इसमें भी अभी ऑफर चल रहा है। रिपब्लिक 900 कूपन कोड यूज करना है तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी इसकी भी है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अभी बहुत बड़ा ऑफर आया है। तो जैसे ही आप प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फिर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे। जैसे 2026 का कॉम्बो पैक है करेंट अफेयर्स, ई बुक, टेस्ट का, 18,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन का। इन सभी कॉम्बो पैक को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें 12 month 100, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ठीक है, अभी जाएं और इस कॉम्बो पैक को प्राप्त कर लें। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस कॉम्बो पैक में एक विशेष चीज़ जोड़ी गई है जो आपके लिए है। इसमें आप 12 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसके लिए भी आपको कूपन कोड यूज करना है 12 month 100। तो इसको जाकर के आप प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, करेंट अफेयर्स की, GK की,
कंप्यूटर, डेली करेंट अफेयर्स। अच्छा, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी आप दे सकते हैं, और जब आप टेस्ट देंगे तो यहाँ पर आपकी रैंकिंग भी जारी होगी। दोस्तों, ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी, जिसमें मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, लूसेंट जीके किंग सीरीज है, टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ है, मैराथन क्लास की पीडीएफ है, ईयरली हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक है, और इसके अलावा जो स्टेट वाइज करेंट अफेयर्स होता है या जीके होता है उसकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, जैसे मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, ये सभी ई बुक मिल जाएंगे। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। 2026 ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? बैड बनी को। किस राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की गई है? नागालैंड। भारत की पहली एलएनजी डीजल दोहरी इंजन डेमो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? साबरमती। पूर्वी वायुसेना कमान के वायुसेना अधिकारी कमान इन चीफ कौन बने हैं? इंद्रपाल सिंह बालिया। भारतीय वायुसेना की किस मिसाइल प्रणाली को हाल ही में स्वदेशी उन्नयन के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटाइज किया गया है? पेचोरा। और टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किस संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। हाल ही में मनाया गया थाईपुसम त्योहार किस देवता को समर्पित है? भगवान मुरुगन या कार्तिकेय। केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सी नई पहल लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? सी मार्ट। अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास किनके बीच आयोजित किया गया है? भारतीय सेना और आईटीबीपी। हाल ही में प्रसिद्ध कनाडाई अमेरिकी अभिनेत्री का निधन हो गया है, तो वो कौन है? कैथरीन ओहारा। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अनिल चौहान, यानी वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान जी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अनिल चौहान बताया हुआ है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत की महत्वपूर्ण नहरें डिस्कस करेंगे, जैसे इंदिरा गांधी नहर, जिसे हर के बैराज बोला जाता है, ये ब्यास और सतलज नदी का संगम है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। सरहिंद नहर सतलज नदी पर है, पंजाब हरियाणा में है। त्रिवेणी नहर गंडक पर है, बिहार में है। शारदा नहर शारदा पर है, उत्तर प्रदेश में है। ईडन नहर दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। तिलपारा नहर मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। मुथा नहर मुथा नदी पर है, महाराष्ट्र में है। और हंद्री नीवा नहर श्री सैलम जलाशय जो है वो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर बहुत सारी ई बुक पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो जीके जीएस की सभी ई बुक मिल जाएंगी। ये ई बुक हैं तो ये आपको मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा 1000 टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट भी मिल जाएंगे, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर, 1 साल की वैलिडिटी के साथ।